वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 के जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसे हम यहां पर पढ़ेंगे। और इससे पहले का जो बेसिक कंसेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल 18 हमसे क्या कह रहा है, if R1 and R2 are two equivalence relations on set A, यानी जो R1 और R2 हैं, R1 जो है वो भी सेट A पर डिफाइंड है और R2 भी जो है वो सेट A पर इक्विवेलेंस रिलेशंस है। तो हमें ये शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब दो की कॉन्सेप्ट्स को हम पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोई भी जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों टाइप का रिलेशन होगा, तब वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होगा। उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि मान लीजिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A कॉमा A टाइप के एलिमेंट जब R में रहेंगे तो वो क्या हो जाता है आपका, वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। और हर एक उस A कॉमा B के लिए जो R में है, हर एक उस A कॉमा B के लिए जो R में है, अगर B कॉमा A टाइप का एलिमेंट हमें R में मिल जाए तो हम R को कह देते हैं सिमेट्रिक, मतलब उसका उल्टा वहां पर मिल जाए। और अगर A कॉमा B आपका R में है और B कॉमा C आपका R में है, और यदि हमें A कॉमा C भी R में मिल जाए तो हम R को क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव कह देते हैं। तो अगर वो R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं, दैट मींस वो रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं एंड ट्रांजिटिव भी आपके हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन की यदि हम बात करें तो मान लीजिए A हमारे पास एक सेट है 1 2 3, B हमारे पास एक सेट है दैट इज 2 3 4 5। मैं कह रहा हूं A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब है जो दोनों में प्रेजेंट है, आपका जो दोनों में प्रेजेंट है वो आपका A इंटरसेक्शन B में होगा, दैट इज 2 3। अब यहां से दो पॉइंट निकलते हैं कि यदि कोई एलिमेंट A में भी है और B में भी है तो वो A इंटरसेक्शन B में होगा आपका। हम कह सकते हैं इफ A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B, जो A है वो A में भी है, A है B में भी है, तो हम कह सकते हैं A जो है वो आपका A इंटरसेक्शन B में होगा। इसका रिवर्स अगर हम कह रहे हैं कि आपका A जो है वो A इंटरसेक्शन B में है, तो इसका मतलब A जो है वो A में भी है एंड A जो है वो B में भी है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी, बात समझें कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एलिमेंट A में भी है और B में भी है तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, डेफिनेटली सी बात है, कॉमन है। और अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एलिमेंट किसी के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब वो इस A सेट में भी होगा और इस B सेट में भी आपका प्रेजेंट होगा। ये की पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे हम आपका इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर दिखाएंगे इस R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो सबसे पहले हम इसे फॉर रिफ्लेक्सिव करते हैं। अब आप देखिए मैं कह रहा हूं कि फॉर ऑल, हमने कह दिया कि A से कोई एलिमेंट आपका A के अंदर है। अब क्योंकि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए मैंने कह रहा हूं कि यहां पे हमारा A जो है वो A के अंदर है, A जो है वो A के अंदर है। अगर मुझे A कॉमा A टाइप का एलिमेंट कहां मिल जाए, तो मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 में, भाई इसी सेट की तो हम बात, इसी रिलेशन की तो हम बात कर रहे हैं। अगर A कॉमा A टाइप का एलिमेंट मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 में मिल गया तो मैं इसे रिफ्लेक्सिव कह पाऊंगा, फिर मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा, फिर मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा। तो पहले हम इस पर काम करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि जो A है वो इस सेट A के अंदर है।
अब क्योंकि R1 और R2 पहले से इक्विवेलेंस हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हैं आपके, और अगर ये रिफ्लेक्सिव हैं तो हर एलिमेंट का डबलेट इनके अंदर होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं, दैट मींस रिफ्लेक्सिव भी हैं, तो हर एलिमेंट के लिए उसका डबलेट यानी A, टाइप का एलिमेंट इनके अंदर होगा। तो हम कह रहे हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब होगा कि जो A, है वो आपका R1 में भी है एंड A, जो है वो आपका R2 में भी है। अब आप समझें कि A, ये हमने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया। A, R1 में भी है, A, R2 में भी है। हमने कहा कि A जो है वो A में भी है, A जो है वो B में भी है, तो A को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वो A इंटरसेक्शन B में भी है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं विच इंप्लाइज कि A, जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है। अब आप समझो कि हर एक उस A के लिए जो A में है, A, टाइप का एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि R1 इंटरसेक्शन R2 को हमने रिफ्लेक्सिव कह दिया क्योंकि A, टाइप का एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है। इसके बाद हम करते हैं फोर सिमेट्री। अब आप समझें सिमेट्रिक करने के लिए मुझे क्या है कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर सम A, B टाइप का एलिमेंट कहां पर है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है। मैं मानूंगा कि A, B टाइप का एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और अगर मैं अंदर से रिजल्ट ले आया कि B, A टाइप का एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो मैं इस रिलेशन को सिमेट्रिक कह पाऊंगा, क्योंकि हमें यही तो करना होता है। A, B मानते हैं, B, A अंदर से ले आते हैं। तो मैं मान रहा हूं कि लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब आप समझो, मैं कह रहा हूं कि जो एलिमेंट है वो A इंटरसेक्शन B में है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये A में भी है और ये B में भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज कि A, B बिलोंग्स टू R1, एंड यहां पे कह सकते हो कि एंड A, B बिलोंग्स टू R2। भाई दोनों में होगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन में है, तो वो दोनों में हो जाएगा। सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। अगर R1 सिमेट्रिक है, R1 सिमेट्रिक होने का मतलब है कि R1 के अंदर हर एक एलिमेंट का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर वहां पे एग्जिस्ट करता है, तभी तो वो सिमेट्रिक हुआ होगा। तो अगर A, B आपका R1 में है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि B, A बिलोंग्स टू R1 एंड R2 भी सिमेट्रिक है, तो B, A टाइप का एलिमेंट R2 में भी हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि ये तो यहां से लिखे हमने। अब क्योंकि R1 और R2 आपके सिमेट्रिक हैं, तो A, B का रिवर्स यहां पे और A, B का रिवर्स यहां पर भी एग्जिस्ट करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद अब आप देखो B, A R1 में भी है, B, A R2 में भी है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो B, A है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट A में भी है, B में भी है, तो वो A इंटरसेक्शन B के अंदर भी होता है। तो आप ध्यान से देखें, A, B को हमने R1 इंटरसेक्शन R2 में लिया और हमने रिजल्ट दिखा दिया कि B, A जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है। दैट मींस इसमें हर एक A, B के लिए B, A टाइप का एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो हम कह सकते हैं सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ओके, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। फोर ट्रांजिटिव करेंगे, थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे इसे। अब आप समझिए कि ट्रांजिटिव के लिए हम क्या है,
ए कॉमा बी आर में, बी कॉमा सी आर में मान लेते हैं, और अगर ए कॉमा सी आर में आ गया तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। हम मान लेंगे ए कॉमा बी जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है, बी कॉमा सी जो है वो आपका R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और अगर हम यहां से ये कह पाए कि जो ए कॉमा सी है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो फिर हम कह देंगे कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो ट्रांजिटिव है आपका। तो मैं ये ऊपर वाली डेफिनेशंस यहां से क्लियर कर रहा हूं, आपने इन्हें अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं मानूंगा, यहां पे हम इसे मानने वाले हैं। लेट ए कॉमा बी belongs to R1 intersection R2 and B comma C belongs to R1 intersection R2, कि A कॉमा B भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है और B कॉमा C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अब इसका मतलब आप ध्यान से समझें, इसका मतलब क्या है कि जो A कॉमा B है वो आपका R1 के अंदर भी है एंड A कॉमा B जो है वो आपका R2 के अंदर भी है। जब वो उनके इंटरसेक्शन के अंदर है, दैट मींस कि जो A कॉमा B है वो R1 के अंदर भी है और R2 के अंदर भी है। एंड यहां से ध्यान से देखें तो जो B कॉमा C है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब B कॉमा C जो है वो R1 के अंदर है एंड B कॉमा C जो है वो आपका R2 के अंदर है। थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे यहां पर, क्योंकि R1 और R2 आप लिख दो, R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 और R2 जो हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो ट्रांजिटिव हैं आपके। अब आप ध्यान से देखो कि A कॉमा B R1 में है, B कॉमा C R1 में है। यहां से देखिए A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 हियर, A comma B belongs to R1 and B comma C belongs to R1। देखिए यहीं से तो लिख रहे हैं हम कि A comma B भी R1 में है और B comma C भी R1 में है। तो यहां अगर ये ट्रांजिटिव है, विच इंप्लाइज कि जो A comma C है वो R1 में होगा। A comma C कहां पर हो गया? R1 में हो गया। हेयर आल्सो यहां पर ये भी तो है, A comma B जो है वो आपका कहां पर है? वो R2 में है एंड B कॉमा C जो है वो कहां पर है आपका? वो भी R2 के अंदर है। क्योंकि R2 भी ट्रांजिटिव है आपका, तो यहां पर भी A कॉमा C जो है वो कहां पर हो जाएगा? A कॉमा C बिलोंग्स टू R2। अब आप ध्यान से देखें, यहां से हमने लिख दिया A कॉमा C R1 में भी है, A कॉमा C R2 में भी है, तो ऑब्वियसली A कॉमा C इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ध्यान से देखें, A कॉमा B को मैंने R1 इंटरसेक्शन R2 में माना, B कॉमा C को मैंने R1 इंटरसेक्शन R2 में माना, A कॉमा C मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 में मिल गया, तो मैं इसे ट्रांजिटिव कह सकता हूं। हम कहेंगे हेंस या फिर सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब ऑब्वियसली हमने उसे रिफ्लेक्सिव दिखा दिया है, सिमेट्रिक दिखा दिया है एंड ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, तो मैं कह सकता हूं सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये वाला जो रिलेशन है वो हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पे हो जाएगा। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हमें दिखाना पड़ता है। तो पहले हमारे जो ये रिलेशंस थे इनकी कंडीशंस को हमने यूज किया। पहले तो सारी डेफिनेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा ये की कंसेप्ट जो इंटरसेक्शन वाला है ये भी आपके माइंड में होना चाहिए, और फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 19 देखिए, लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट A। हमारे पास जो R रिलेशन है वो सेट A पर है। अब सेट A क्या है आपका? सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, जो सेट A है
वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। एंड वो किस तरीके से डिफाइंड है आप समझें कि अब थोड़ा सा आप पहले एक स्टेटमेंट को समझो कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। अब तक जो हमारे पास आपके जो रिलेशन होते थे वो सेट पर होते थे, तो फिर हम वहां पे क्या करते थे, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए भाई हम सेट ए में से एक एलिमेंट मान लिया, तो ए टाइप का एलिमेंट यदि आर में हो गया तो हम उसको कह देते थे कि ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद बी टाइप का एलिमेंट आर में है और सभी के लिए ए यानी उसका उल्टा एलिमेंट आर में आ जाए तो हम कह देते थे उसे कि ये सिमेट्रिक है आपका। और यदि सभी उस बी के लिए जो आर में है एंड सी जो आर में है उनके लिए मुझे सी टाइप का एलिमेंट आर में मिल जाए तो मैं उसे कहता था कि ये ट्रांजिटिव है आपका। लेकिन अब यहां पर जो ये एलिमेंट है ना ये ए है, लेकिन अब यहां पर एलिमेंट होंगे सम बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स, और ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब इनकी जगह पर जो ये ए बी आप यहां देख रहे हैं इनके जगह पर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट हमें यहां से लेना है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके, तो उसको ना थोड़ा लिखने में दिक्कत जाएगी। उसके लिए आप समझें कि ए बिलोंग्स टू आर, में इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए इज आर रिलेटेड टू ए। इसका मतलब देखिए ए आर में होने का मतलब है कि ए जो है वो अपने साथ रिलेशन रखता है। इसको मैं अगर कहता हूं कि ए आर रिलेटेड है बी और यदि मैं दिखा देता हूं कि बी आर रिलेटेड है ए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि ए है आर रिलेटेड टू बी, बी है आर रिलेटेड टू सी, और यदि हम यहां पे दिखा देते हैं ए इज आर रिलेटेड टू सी तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये भी इस तरीके से भी आप इन्हें लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि x, y एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा कब, इफ एंड ओनली इफ। इसको ना मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4, पहले का फोर्थ के साथ, पहले का लास्ट वाले के साथ प्रोडक्ट करेंगे x इंटू वी जब बराबर आ जाएगा y इंटू यू के, इन दोनों का प्रोडक्ट। आई रिपीट माई वर्ड्स कि पहले वाले का लास्ट वाले के साथ प्रोडक्ट जब इन दो मिडल वालों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा तब इन दोनों को आप रिलेटेड कह सकते हैं। या फिर अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो आप उन दोनों को रिलेटेड लिख सकते हैं। तो मुझे इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो मतलब मुझे इसे रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा, एंड ट्रांजिटिव भी इसे दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब आप समझें कि रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। आप समझें कि मैं इस ए से एक ऑर्डर्ड पेयर लूंगा। एक ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए सम हमने यहां पर x, y ले लिया इस ए से। अगर मुझे यहां पर खुद के साथ रिलेशन दिखाना होता है, मतलब मुझे दिखाना होगा कि x, y जो है वो r रिलेटेड है x, y से ही, तो मैं इसे क्या कह पाऊंगा, रिफ्लेक्सिव कह पाऊंगा। अब x, y जो है वो r रिलेटेड x, y से कब होगा, देखिए होता क्या है, पहले वाले का लास्ट वाले से प्रोडक्ट x, y, यहां पर इसका इसके साथ प्रोडक्ट। अगर मैं ये रिलेशन अगर मैं ये कंडीशन ले आता हूं तो ऐसा लिख पाऊंगा, क्योंकि इससे मैं ये लिख सकता हूं कि x, y का खुद से रिलेशन है, और x, y का खुद से रिलेशन आ गया तो मैं उसे कह दूंगा कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां से मान लेते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू ए। मैंने x, y एक ऑर्डर्ड पेयर मान लिया ए से आपका। अब आप ध्यान से देखें, या फिर ऐसा कहो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए। मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर देखिए वी कैन से, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, कोई फर्क नहीं है भाई। मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक कोई नंबर है आपका तो मैं उसको खुद के ही इक्वल कह सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर इसको लिख दूं
एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर इसका उल्टा कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और फिर मैं उसे बाद में ऐसा लिख दूं 3 इंटू 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी जो टर्म है वो तो आपकी इक्वल ही होने वाली है ना। तो यहां पर हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो मैंने उसको कह दिया एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अब आप समझो कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्स वाई जो है वो खुद से रिलेशन रखता है। तो हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज दैट कि x कॉमा वाई इज आर रिलेटेड टू x कॉमा वाई, और जब कोई ऑर्डर्ड पेयर अपने आप से रिलेटेड है सो r इज रिफ्लेक्सिव। आप समझे कि जो r है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, अगली टर्म हम करते हैं इसको फोर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले वो कंडीशन थोड़ा माइंड में मेकअप कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि यहां पर कोई x कॉमा वाई जो है वो आर रिलेटेड है u कॉमा वी से, आर रिलेटेड है u कॉमा वी से, ऐसा हम मानेंगे। और मुझे अंदर से रिजल्ट निकालना होगा कि u कॉमा वी जो है वो आर रिलेटेड है x कॉमा वाई से, मतलब उसका उल्टा। अगर मैं ऐसा मान करके ऐसा दिखा देता हूं तो हम कह पाएंगे कि जो आर रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। और मैं ऐसा कब कह पाऊंगा, इसको ध्यान से देखना, ऐसा कब कह पाऊंगा जब इसका प्रोडक्ट इससे, यानी अगर मैं कहीं से u y इज इक्वल टू वी एक्स ला पाया, अगर मैं कहीं कंडीशन में u इंटू वाई v इंटू एक्स ला पाया तो फिर मैं ऐसा कह पाऊंगा और r सिमेट्रिक हो जाएगा। आई होप माइंड में कंडीशन क्लियर हुई होगी, क्योंकि पहले माइंड में समझना जरूरी है कि हम लिखने क्या वाले, वो कोई टफ टास्क नहीं है। अगर ये क्लियर हो गया तो पहले हम इसे मान लेते हैं, लेट x कॉमा वाई इज आर रिलेटेड टू u कॉमा वी। आप ध्यान से देखिए, अगर x कॉमा वाई जो है वो r रिलेटेड है u कॉमा वी से, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब आप लिख सकते हो एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। यहां से कर लो एक्स वी वाई यू, क्योंकि ये r रिलेटेड है तो ऐसा होगा। मुझे क्या लेके आना है, मुझे लेके आना है u y इज इक्वल टू वी एक्स। मुझे कहीं इसमें u y और v x दिख रहा है, भाई मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं इधर ले आऊं, y u है इसको मैं लिख सकता हूं u y, ये है x v इसको लिख सकता हूं v x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टर्म्स हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। u y v x के इक्वल आ गया, u y जो है वो v x के इक्वल आ गया, मतलब u कॉमा v जो है वो r रिलेटेड है x कॉमा y से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर u कॉमा v इज r रिलेटेड टू x कॉमा y, इसका रिवर्स यहां एग्जिस्ट कर रहा है, सो r इज सिमेट्रिक। अब भैया ये सिमेट्रिक भी हो गया, हमें इसे क्या करना है, अब ट्रांजिटिव और दिखाना है। सो फोर ट्रांजिटिव हम इसे कर लेते हैं, फोर ट्रांजिटिव। अब आप समझो कि मैं यहां पर मानूंगा कि x कॉमा वाई जो है वो r रिलेटेड है सम u कॉमा v से, एंड u कॉमा v जो है सम r रिलेटेड है a कॉमा b से। और मैं अगर अंदर से ये रिजल्ट निकाल पाया कि जो x कॉमा वाई है वो आपका r रिलेटेड है किससे, a कॉमा b से, तो फिर मैं कह दूंगा कि जो मेरा यहां पर r है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इसको यदि इससे रिलेटेड होना है तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि यहां पर जो एक्स बी है, x इंटू बी वाई इंटू ए के अगर मैं कहीं से बराबर ले आया, एक्स बी को मैं वाई ए के बराबर ले आया कहीं से, तो फिर मैं ऐसा लिख पाऊंगा, और अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो r जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आप समझे, पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट सम x कॉमा वाई इज आर रिलेटेड टू u कॉमा v, एंड मैं कह देता हूं ये वाला सेम होना चाहिए, u कॉमा v इज आर रिलेटेड टू a कॉमा b। आई रिपीट माई वर्ड्स कि मैंने इसे मान लिया, ये वाला पार्ट यहां पर सेम होना चाहिए। अब यहां पर आप देखें तो ये r रिलेटेड है, मतलब x का v के साथ प्रोडक्ट xv इज इक्वल टू वाई यू होगा, एंड
इसको यू बी जो है u इंटू बी वो v इंटू ए के बराबर होगा। इसे नाम दे दिया फर्स्ट, इसे नाम दे दिया हमने सेकंड। मुझे ये रिजल्ट निकालना है एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए, और अगर मैं एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए कहीं से ले आया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आप समझें कि हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो तो यहां हो जाएगा एक्स वी, यहां पे हो जाएगा यू बी इज इक्वल टू वाई यू इंटू वी ए। अब आप ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, u से तो u कैंसिल हो गया और v से v कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए, एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x कॉमा वाई जो है वो r रिलेटेड है a कॉमा b से। ध्यान से देखिए a कॉमा c बन गया, सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है हमारे पास वो क्या हो गया है, वो ट्रांजिटिव यहां पर हो गया है, वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। सो हम कह सकते हैं हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो r है हमारे पास वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट आपको रफ में रखना है, लेकिन दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर ये वाला पार्ट माइंड में नहीं बना पाओगे तो फिर ये नहीं लिख पाओगे। अगर इसको लिखना है तो ये रफ वर्क आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए तो आप ऐसा ना लिख करके उसे ऐसे लिखें, क्योंकि ये लिखना आसान है एंड यहां गलती आपसे नहीं होगी, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। वो केवल तभी नहीं मिलेंगे जब हम क्वेश्चन को कर देंगे, हम उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए जरूरी है कि मिस्टेक ना हो वहां पर, तो मिस्टेक ना हो इसीलिए आप इसे ऐसे लिखेंगे और फिर आप इसे सिंपली यहां पर शो कर पाएंगे कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ एग्जाम्पल 20 देखिए, लेट x इज इक्वल टू हमारे पास 1 to 9 के नेचुरल नंबर्स का एक सेट दे रखा है, R1 एक रिलेशन दे रखा है जो x पर डिफाइंड है, यानी कि जो R1 रिलेशन है वो x to x दे रखा है आपको, गिवन बाई कि उसमें x, y टाइप के वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका डिफरेंस, अगर हम उनका डिफरेंस करें और वो 3 से डिविजिबल हो जाए, वो x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स R1 में आएंगे। आप दूसरा R2 दे रखा है कि इसमें वो XY टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका अगर हम सेट बनाएं वो या तो इसका या फिर इसका, तीनों में से किसी का भी सबसेट हो गया वो R2 में आएगा। और वो कह रहा है आप शो कर दीजिए कि R1 R2 के बराबर है। बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ना उसने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में कहा और ना ही उसने कुछ और करवाया है। वो कह रहा है इक्वल दिखा दो। अब हम क्या करने वाले हैं, हम R1 और R2 दोनों को निकालेंगे, और अगर दोनों के एलिमेंट्स इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे क्लियरली R1 इज इक्वल टू R2। बट आप उनके ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखोगे कैसे, तो उसको हम लिखते हैं यहां पर। हमारे पास जो R1 है वो कहां से कहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, इसी सेट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और R1 जो है वो रिलेशन क्या है कि उसमें वो x, y ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल कौन होगा, एक तो 0 3 से डिविजिबल होता है, या फिर 3 की टेबल में आने वाले नंबर्स 3 6 9 ये सब 3 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि R1 के अंदर क्या आएगा, पहले हम अपने 1 को घुमाते हैं सभी के पास, कि 1 को 1 के पास, देखिए 1 को 1 के पास लाए तो 1 माइनस 1 हो गया 0, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी पहला ऑर्डर्ड पेयर आया 1, 1। फिर हमने लिया 1, 2, 1 माइनस 2 -1 है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बारी बारी आप सबको चेक करने लगे ना
तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि जिसके साथ इसका डिफरेंस 3 या 0 आ रहा है, 3 या 0 या फिर 3 का मल्टीपल, उनके साथ बनेगी बात। तो 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 का किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ नहीं। अब 4 में 3 ऐड होने के बाद ही आएगा, तो 1,7 के साथ हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 7 करोगे तो माइनस का 6 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल हो जाता है। अब 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 1 का काम हो गया, 1 को नहीं छेड़ना। अब लेंगे हम 2 को, 2,1 नहीं हो सकता। इसके बाद इसमें आएगा 2,2, क्योंकि 2 माइनस 2 होगा 0 और वो डिविजिबल हो जाएगा। फिर अब यहां ना 3, यहां पे 2,3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 यहां पे आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 3 जो डिविजिबल हो जाएगा आपका। इसके बाद 2,8 होगा, सिंपल है, यहां 3 बढ़ाते जाओ। अब 8 से आगे 3 बढ़ाओगे 11, जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो गया। अब 3 को ले लो, 3,1 नहीं हो सकता, तो सबसे पहले आएगा 3,3, यहां 3 बढ़ाओ, 3,6 के साथ होगा और 3 का 9 के साथ होगा। इसके बाद हम बात करें 4 की, तो 4 का 1 के साथ हो जाएगा। देखिए 4 का अगर आप 1 के साथ लेंगे तो 3 आ रहा है, फिर यहां 3 बढ़ाओगे, 4,4 और 4,7 के साथ होगा। फिर हम 5 लेंगे, तो 5 का 1 के साथ नहीं, 5 का 2 के साथ, डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहां पे ले लो 5,5 आ जाएगा, यहां पे ले लो 5,8 आ जाएगा। फिर हम लेंगे 6,1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 6,3 आ गया, यहां 3 बढ़ाएंगे, 6,6 आ गया, 6,9 आ गया। फिर उसके बाद हम 7 ले लेंगे, 7,1 आ जाएगा, यहां 3 बढ़ाओगे 7,4 आ जाएगा, यहां 3 बढ़ाओगे 7,7 आ जाएगा, वो 11 इसमें नहीं आएगा। 8,1 नहीं आएगा, 8,2 यहां पर आ जाएगा, 3 बढ़ाओगे 8,5 एंड 8,8 यहां पर आ जाएगा। 9,1 नहीं होगा, बट 9,3 यहां पे आ जाएगा, यहां पे 3 बढ़ाओगे 9,6 यहां पे आ जाएगा और 9,9 यहां पे आ जाएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड कह सकते हो। अगर ये आपको नीचे यहां ना दिखाई दे रहा हो तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर 9,3, 9,6 एंड 9,9, ये यहां पर आ गया। तो ये हमारा आ गया R1। R1 तो हमने इजीली बना लिया। अब R2 हम कैसे बनाएंगे, इसको जरा ध्यान से देखिए कि R2 हम कैसे बनाने वाले हैं। पहले तो R2 को लिखते हैं। R2 है मेरे पास कि इसमें वो XY ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि अगर मैं उसके एलिमेंट्स का सेट बना दूं, उसके एलिमेंट का सेट बना दूं, वो या तो इस सेट का सबसेट होगा, या फिर वो 2, 5, 8 का सबसेट होगा, या फिर वो 3, 6, 9 का सबसेट होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे जल्दी से इसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं, तरीका वही है, 1 का 1 के साथ ले लेता हूं। मैं कहता हूं कि R2 के अंदर यहां पे आ रहा है 1,1। आप बोलेंगे सर 1,1 के एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट बना लो। अब क्योंकि यहां एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो सेट में तो ये एक ही बार जाएगा, क्योंकि सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते, तो यहां पे तो 1 आ जाएगा। अब 1 किसका सबसेट है, 1 इसका एक सबसेट है। ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट है, यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपका यहां पर होगा। पहली बात तो ये क्लियर करें माइंड में। फिर उसके बाद 2,2, उसमें 2 आएगा, वो यहां पे इसका सबसेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सभी जो डबलेट्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर का आप सेट बनाओगे तो वो इनका सबसेट बन जाएंगे, यानी सभी डबलेट्स तो यहां पर आने वाले हैं। 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, 4,4 सभी आ जाएंगे। उसके बाद आप बोले सर कैसे, आसानी से हम इसे कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं कहता हूं कि फिर इसके बाद आएगा इसमें 1,2 का बना लो, किसी का भी सबसेट नहीं बनेगा। 1,2 बना लो, किसी का भी सबसेट नहीं बनेगा। 1,3 भी किसी का सबसेट नहीं बनेगा, 1,4 बन जाएगा।
जब आप 1,4 ऑर्डर्ड पेयर लोगे तो वो सबसेट बन जाएगा किसका, इसका। फिर उसके बाद बनेगा आपका 1,7। आप बोलोगे सर आप तो R1 को देख के लिख रहे हो, आपने R1 में देखकर इधर लिख दिया। ऐसा नहीं है, आप समझो मैं कैसे काम कर रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं कि मुझे इनका सबसेट होना चाहिए वो, तो मैं डायरेक्ट इनके सबसेट ना बना लूं भाई। जो इनका सबसेट बनाना हमें आता है, सबसेट हम बना लेंगे, तो जो इनके सबसेट हैं उन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख देते हैं। और हमें 2 के लेने हैं, 3 वाला लेना नहीं है, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है, तो पूरा 3 वाला तो लेना ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में 3 तो एलिमेंट होते ही नहीं है। तो 2 के इनके सबसेट लिख लो। तो पहले 1,4 लिखा, पहले तो 1,1। मैंने आपको बताया कि डबलेट इसमें होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि 1,1 इसका सेट बनेगा, 1 वो इसके अंदर आएगा। तो 1 का खुद के साथ बना लिया, वो आ गया। 1 का 4 के साथ, 1 का 7 के साथ। अब इसके बाद हम करते हैं 4 का, तो 4 का 1 के साथ आएगा, 4 का खुद के साथ बनेगा, और 4 का बनेगा 7 के साथ। बट मैं इन्हें लिखना चाह रहा हूं सीरीज से। फिर 7 वाले का कर लेंगे, 7,1 एंड 7,4 एंड 7,7 ऐसे। इसके तो ये सभी बन गए, बट मैं इन्हें लिखना चाह रहा हूं सीरीज से, तो मैं थोड़ा काम करता हूं। पहले मैंने 1 का सभी के साथ बना लिया, अभी इसे छोड़ देते हैं। अब मैं यहां पे करता हूं 2 का सभी के साथ, तो यहां पे आएगा 2,2 खुद के साथ, 2 का 5 के साथ सबसेट बना लो, 2 का 8 के साथ सबसेट बना लो, ये आ गया। अभी इसमें 2 का सबके साथ बना लिया, मैं उसको टिक कर रहा हूं जिसके हमने सभी लिख लिए। भैया हमने 1 के लिख दिए, 2 के लिख दिए। अब मैं 3 का इसके साथ लिख देता हूं, 3,6। ओके, सबसे पहले 3 का खुद के साथ, 3,6, इसके बाद 3,9। ध्यान से देखें, 3 का खुद के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, तो 3 भी हो गया। 3 के सभी सबसेट हमने लिख दिए 2 के। अब ये 4 वाली लाइन लिख लो, क्योंकि 4 के बनाए थे ना, 4,1, 4,4 और 4,7, ये वाली लाइन भी हमने यहां पर लिख दी। तो 4 के भी हमने सभी लिख दिए। आप समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि अब जब हम यहां से मैच करें तो आप इजीली उसे मैच कर पाए। इसके बाद हम बात करते हैं 5 की। मैं सीरीज से काम कर रहा हूं, 5,2 यहां पर आ जाएगा, 5 का खुद के साथ सेट बनेगा, इसमें सबसेट होगा इसका, और 5,8 यहां पर आ जाएगा, 5 भी हो गया। इसके बाद हम करते हैं आपका 6,3 हो जाएगा यहां पर, 6 का खुद के साथ हो जाएगा यहां पर, और 6,9 हो जाएगा यहां पर। ये 7 वाली सीरीज लिख दो, 7,1 हो जाएगा यहां पर, 7,4 हो जाएगा यहां पर, और 7,7 हो जाएगा यहां पर। फिर 7 भी हो गया। अब करते हैं हम 8 को, 8 का 2 के साथ, 8 का 5 के साथ, और 8 का खुद के साथ, 8 भी हो गया यहां पे। 9 ले लेते हैं, ओके 6 हम पहले ही लिख चुके हैं, देखिए 6 हमने लिख दिया। 9,3 ले लो, 9,6 ले लो, और 9 का खुद के साथ ले लो। तो 2 के तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जो इनका सबसेट होंगे। मैंने डायरेक्टली, देखिए आप बना लो, 1 का सभी 9 के साथ लो, फिर 2 का सभी 9 के साथ लो, 3 का 9 के साथ, 81 ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करने पड़ेंगे। और जो बहुत टफ टास्क है, बार बार उनका सेट बना करके देखना, तो डायरेक्ट 2 के ले लो और इसमें से सबसेट बना करके लिख दो। जो इनके सबसेट है उन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स बना के लिख दो, वो R2 में होंगे आपके। सिंपल। अब आप चेक कर लो कि क्या R1 और R2 में सेम आ रहे हैं। देखो 1 वाली सीरीज 1,1, 1,4, 1,7, 2 वाली सीरीज 2, 5, 8, 3, 6, 9, 3 वाली सीरीज 1, 4, 7 सही है, 2, 5, 8 सही है, इसके बाद 3, 6, 9 ये भी सही है, 1, 4, 7 ये भी सही है, 2, 5, 8 ये भी सही है, एंड 3, 6, 9 ये भी सही है। यहां से हम कह सकते हैं क्लियरली R1 इज इक्वल टू R2। यहां से जो R1 है वो R2 के बराबर हो गया है। तो आपको ये R1 और R2 रिलेशंस रोस्टर फॉर्म में लिख देने हैं, और फिर उनके एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, तो आप कह पाएंगे कि जो R1 है वो R2 के इक्वल हो गया है। हेंस प्रूफ। यही हमें क्या करना है, यहां पर शो करना है। नाउ एग्जाम्पल 21 देखिए।
लेट एफ एक्स टू वाई, एक फंक्शन है जिसकी की डोमेन x है और कोडोमेन है y, डिफाइंड ए रिलेशन इन x गिवन बाय, हमने एक r रिलेशन डिफाइन कर दिया, कैसे कि उसमें a कॉमा b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू a और b पर यदि बराबर आ जाती है तो वो ऑर्डर्ड पेयर इस r के अंदर आ जाएगा। एग्जामिन वेदर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, हमें ये एग्जामिन करना है कि r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। हम कहते हैं कि अगर उस a के लिए किसी सेट a में a कॉमा a टाइप का एलिमेंट r में हो गया तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। और अगर a कॉमा b r में है और उसका रिवर्स फॉर ऑल, यहां पर भी फॉर ऑल, हर एक a के लिए, हर एक a कॉमा b के लिए b कॉमा a टाइप का एलिमेंट r में आ जाता है तो r हो जाएगी सिमेट्रिक। और अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है और b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, यदि a कॉमा c कहां पर हो जाए, r में हो जाए, तो हमारा जो r है वो क्या हो जाएगा, यहां पर ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी वो हो जाएगा। हम चेक करेंगे कि क्या ये होगा या नहीं होगा। अब a कॉमा b कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आता है कि इस पर वैल्यू फंक्शन की बराबर आ गई तो a कॉमा b r में हो जाएगा आपका। अब हम इसको करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम इसे कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल a belongs to, define a relation r in x, x में यहां से ले रहे हैं, x से हम ऐसा कह सकते हैं, we can say that कि फंक्शन की a पर वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू के बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, क्योंकि आप f की a पर वैल्यू कितनी भी बार निकालो वो सेम आएगी। तो एफ ए यदि एफ ए के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा a टाइप का एलिमेंट कहां पे हो गया, r में हो गया, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है वो क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव यहां पर हो गया। फॉर सिमेट्रिक हम इसे करते हैं, फॉर सिमेट्रिक करेंगे तो हम कह देते हैं कि लेट a कॉमा b टाइप का एलिमेंट r में है, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b कहां पर है आपका, r में है। तो मैं कहूंगा कि a कॉमा b r में कब हुआ होगा, जब एफ ए एफ बी के बराबर होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि जो एफ ए है वो एफ बी के बराबर है आपका, तब a कॉमा b r में रहा होगा। मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि जो एफ बी है वो एफ ए के बराबर होगा, भाई इसको उल्टा करके लिख दें तो एफ बी एफ ए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब b कॉमा ए जो है वो r में है, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है वो सिमेट्रिक हो गया। फॉर ट्रांजिटिव कर लेते हैं हम इसे, फॉर ट्रांजिटिव मैं कहूंगा, फॉर ट्रांजिटिव हम a कॉमा बी आर में मानेंगे, b कॉमा सी आर में मानेंगे। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। a कॉमा बी आर में होने का मतलब है कि फंक्शन की a पर वैल्यू जो है वो फंक्शन की b पर वैल्यू के इक्वल है, एंड फंक्शन की b पर वैल्यू जो है वो फंक्शन की c पर वैल्यू के इक्वल है। अब यहां से एफ ए एफ बी के बराबर है, एफ बी एफ सी के बराबर है, मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ की ए पर वैल्यू एफ की सी पर वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब कि ए कॉमा सी कहां पर हो गया, आर में हो गया, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो जो आर है हमारा वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो यहां पर R है हमारा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर आ रहा है। किसी को भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए मुझे उसे रिफ्लेक्सिव भी चेक करना होता है, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। अगर वो तीनों टाइप का रिलेशन हो जाता है तो फिर हम कह देते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद एग्जांपल 22 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस
फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, यानी कि ए से ए पर ही कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस यहां पर बनाए जा सकते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर भी आपका सेट ए है और यहां पर भी सेट ए है। पहले तो थोड़ा सा माइंड में डेफिनेशन क्लियर करें कि वन वन फंक्शन क्या होता है। जब हर एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज मिले, मतलब यहां का एक एलिमेंट एक से ही मैप करे, तो उसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। अब अगर इसे हम करें तो यहां पर आप समझे कि भाई वन के पास कितने ऑप्शन है। वन कितनों से, काउंटिंग प्रिंसिपल से देखें, वन कितनों के साथ मैप कर सकता है। वन 3 के साथ मैप कर सकता है। वन मान लीजिए 2 के साथ मैप कर गया, तो जो अगला एलिमेंट 2 है वो इससे मैप नहीं कर सकता, वरना ये मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। तो इस 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं, यहां पर 2 ऑप्शंस हैं। अब मान लो जो 2 है वो भी आपका किसी इनमें से किसी एक से 1 से मैप कर गया, तो फिर 3 के पास कितने ऑप्शन बचते हैं, 1। तो 3 2 जा 6, यानी कि 6 वन वन फंक्शंस यहां पर बनाए जा सकते हैं। इसको थोड़ा लिखेंगे कैसे, हम यहां पे कहेंगे कि वन हैव, या फिर कहो वन कैन मैप विद, यहां पे 3 ऑप्शंस हैं, या फिर कह सकते हो एलिमेंट्स, कि वन जो है वो किस किस के साथ मैप कर सकता है। हमारे पास 3 एलिमेंट हैं जिनके साथ जो वन है वो मैप कर सकता है। फिर इसके बाद हम बात करें 2 कैन मैप विद, टू कितनों के साथ मैप कर सकता है, इसके पास रहेंगे 2 ऑप्शंस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 1 कैन मैप विद 1 ऑप्शन। तो यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास यहां पे हो गई दैट आर 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसे कह दो 3 फैक्टोरियल, या फिर 6 हमारे पास क्या बन गए हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस ए से खुद पर ही बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल 23 देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, हमें एक सेट दे रखा है। देन शो दैट नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग, यानी इस सेट ए पर जो रिलेशंस बन सकते हैं जिनमें 1 2 और 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है, विच आर रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो, वो केवल 3 बनेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, कि वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो, ऐसे केवल 3 बनेंगे, हमें ऐसा शो करना है। तो हम क्या अप्रोच यहां पर फॉलो अप करने वाले हैं, हम बेसिकली ऐसी कंडीशंस वाले इसके रिलेशंस बना करके देखेंगे कि कितने बन रहे हैं। अब उनमें से सब पर चेक करेंगे, और सब पर चेक करने के बाद वहां पर केवल 3 ऐसे आएंगे जो कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो फिर हम कह देंगे कि यहां पर केवल 3 ऐसे रिलेशंस पॉसिबल हैं जो ट्रांजिटिव हैं और रिफ्लेक्सिव हैं बट सिमेट्रिक नहीं है। पहले आप समझो कि रिलेशन जो है वो ए टू ए दे रखा है, मतलब जो आर है वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यही तो डेफिनेशन होती है। तो यहां पर ए क्रॉस ए फाइंड आउट कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का खुद से। तो यहां पर आर जो है वो 1 2 3 से 1 2 3 पर डिफाइंड है। तो यहां पे आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आप समझो कि अगर उसको रिफ्लेक्सिव होना है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें ए टाइप के, यानी जो सभी डबलेट्स हैं वो तो उसमें होने ही चाहिए, तभी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव यदि हमें उसे करना है तो सारे डबलेट्स तो उसमें आ जाएंगे। तो हम यहां पे पहले फॉर्म करते हैं R1। R1 के अंदर 1 1 2 2 और 3 3 तो आ ही जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में भी कह रहा है कि उनके अंदर 1 2 और 2 3 होना चाहिए। तो 1 2
और 2,3 हमने क्वेश्चन से डाल दिया। अब आप यहां ध्यान से देखें कि उसको हमें ट्रांजिटिव भी करना है, तो 1,2 2,3 यहां पे बनेगा 1,3, वो भी यहां पर होना चाहिए, तभी तो वो ट्रांजिटिव बनेगा। अब आप चेक करें कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स गए यहां से, ये गया और एक 1,2 गया और एक 2,3 गया और 1,3 हमने डाल दिया। अब जरा हम इसे चेक करते हैं कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए 1,2 यहां पर है और 2,1 यहां पर प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस ये सिमेट्रिक नहीं है आपका, और सिमेट्रिक हमें करना भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव हमें करना है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि देखिए जब हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे होते हैं तो डबलेट्स को हम चेक नहीं करते, ये आपके ट्रांजिटिव होते ही हैं। अब 1,2 2 से स्टार्ट होने वाला देख लो, 2,3, तो 1,3 यहां प्रेजेंट है, और इसके अलावा 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं। 2,3 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, 2,3, और यहां पे 3,3, तो यहां पे 2,3 प्रेजेंट है। 1,3 और 3 से स्टार्ट होने वाला यही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव यहां पर हो जाएगा। यानी इस R1 के अंदर तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हमें मिल रहा है। आप यहां पे कहोगे कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। आप चाहो तो यहां पे बता सकते हो, हेयर 1,2 belongs to R1 but 2,1 does not belongs to R1, so this is not symmetric। अब पहला तो रिलेशन ये बन गया। अब मैं आपसे कहूं कि जो भी हम इसके बाद रिलेशन बनाएंगे, देखिए ये तो हमें उसमें रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो क्वेश्चन कह रहा है। अब 1,3 भी हमें उसमें रखना पड़ेगा। आप बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वहां 1,2 और 2,3 है तो 1,3 वहां होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव बनेंगे, तो 1,3 वहां पर रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा कितने ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पे बचे? 1 2 3, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बच गए। अब हम कैसे रिलेशन बनाएंगे? एक बार इसको डाल देंगे, एक बार इसको डाल देंगे, एक बार इसको डाल देंगे, फिर दो दो के पेयर्स यहां पर डालेंगे और चेक करेंगे। फिर देखिए यही तो बन सकता है कि सभी को अलग अलग डाल दिया, दो दो के पेयर डाल दिए, और तीनों के पेयर को हम नहीं डालेंगे उसमें, क्योंकि अगर हमने तीनों उसमें डाल दिए तो फिर वो A क्रॉस A बन जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। बट हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए, यानी ये पूरा तो हमें लेना ही नहीं है। तो पूरे वाला जो A क्रॉस A है उसको हम एक रिलेशन नहीं बनाएंगे क्योंकि वो सिमेट्रिक हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो बारी बारी शुरू करते हैं R2 के लिए। भाई ये तो सब होने ही होने हैं उसमें, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 एंड यहां पे 1,3। सबसे पहले हम इस ऑर्डर्ड पेयर को डालते हैं यहां पे 2,1 को। अब देखिए जब हम ट्रांजिटिव, देखिए रिफ्लेक्सिव तो ये है और सिमेट्रिक ये नहीं है, 1,3 3,1 यहां पर नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। आप कहोगे 1,3 belongs to R2 but 3,1 does not belongs to R2, so not symmetric। बहुत बढ़िया। अब ये कंडीशन तो हो गई हमारी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो बस इसे ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। डबलेट्स को तो हमें चेक करना ही नहीं है, ये ट्रांजिटिव होते ही हैं आपके। इसके बाद हम बात करें तो 1,2 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 2,3 1,3 यहां पर है, 1,2 2,1 1,1 भी यहां पर है, यानी ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद 2,3 3 से स्टार्ट होने वाला 3,3 ये भी ट्रांजिटिव हो गया। 1,3 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला आपका यहां पर एक ही है, देखिए 1,3 3,3, तो यहां पर होना चाहिए 1,3 जो प्रेजेंट है आपका। 2,1 1 से स्टार्ट होने वाला ये 2,1 1,2, यहां पे 2,2 होना चाहिए जो प्रेजेंट है, यानी ये भी ट्रांजिटिव है आपका। तो यहां पे हम कह देंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, दिस इज रिफ्लेक्सिव
एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है आपका और ट्रांजिटिव भी है। तो ये वाला जो R2 रिलेशन है ये अपनी कंडीशन को यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने इस ऑर्डर्ड पेयर को यहां पे डाला, अब हम इस वाले को, इसको यहां से निकाल देंगे और इस वाले को यहां पर डालेंगे। आप चाहो तो ये टिक बाद में इरेज कर सकते हो यहां से, इट इज नॉट नेसेसरी। ये तो हम केवल तब जब इसको कर रहे होते हैं तब हमें इसकी नीड होती है। अब हम R3 बनाते हैं। R3 में 1 3 तक तो रहेगा ही, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और यहां पर आपका 1, 2 एंड 2, 3 भी वहां पर रहेगा और 1, 3 भी हमें रखना है। और अब हम इस बार इसमें ऑर्डर्ड पेयर डाल रहे हैं, दैट इज 3, 1। हमने यहां पर डाल दिया 3, 1। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 1 नहीं है। यहां पर 1, 2 बिलोंग्स टू R3 बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, सो नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सभी डबलेट्स मौजूद हैं। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं कि है या फिर नहीं है। सभी जो डबलेट्स हैं इन्हें तो हमें नहीं चेक करना, ये आपके हमेशा ट्रांजिटिव होते ही हैं। अब इसके अलावा बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स को और चेक कर लेते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 1, 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला है ये पेयर, 2, 3, 1, 3 यहां पर है, ये भी ट्रांजिटिव है आपका। अब डबलेट्स के साथ बेशक से चेक ना करो, वो होगा ही। उसके बाद 2, 3, 3, 1 यहां पे होना चाहिए 2, 1। ओके, 2, 3, 3, 1 यहां होना चाहिए 2, 1 जो प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहां पे कहेंगे हियर 2, 3 बिलोंग्स टू R3 एंड 3, 1 and 3, 1 belongs to R3 but 2, 1 does not belongs to R3, so not transitive। यानी ये वाला अपना कंडीशन में नहीं हो सकता क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, वो सही था लेकिन ट्रांजिटिव हमें चाहिए। तो ये वाला ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है, तो ये अपनी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। इसके बाद हम बनाते हैं R4 रिलेशन। अब R4 में हमने एक बार इसको डाला, एक बार इसको डाला, अब हम इसे डालेंगे यहां पर। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2, 2, 3 और 1, 3 यहां तक तो सब में रखना ही है। और अब हम डाल देंगे यहां पर 3, 2। तो इसके बाद इसको चेक करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव तो ये है क्योंकि यहां सभी डबलेट्स मौजूद हैं और सिमेट्रिक ये नहीं है क्योंकि यहां 1, 3 है, 3, 1 यहां नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये वाली कंडीशन ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ये है, ये भी है, ये भी है। 1, 2, 2, 3, 1, 3 है यहां पर। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अब देखिए आप कहो सर इसको चेक करो, कर लो। डबलेट को अगर ले लिया तो वो खुद ही आएगा, वो वहां प्रेजेंट होता है। इसके बाद 2, 3 और 3, 2 यहां पे होना चाहिए 2, 2 वो प्रेजेंट है। 1, 3, 3, 2 यहां होना चाहिए 1, 2 वो प्रेजेंट है। 3, 2 और यहां पे है आपका 2, 3 यहां पे होना चाहिए 3, 3 वो प्रेजेंट है। मतलब ये आपका यहां पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है नहीं है। आप बोलोगे 1, 2 बिलोंग्स टू R4 बट 2, 1 does not belongs to R4, so not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है आपका। इसके बाद ट्रांजिटिव ये है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, डायरेक्ट लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। इसके बाद हम बनाते हैं R5 रिलेशन बनाते हैं। अभी हमने आप देखो तो 2, 1 को डाल दिया, 3, 1 को, 3, 2 को। अब दो का ऑर्डर्ड पेयर, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को और एक बार इन दोनों को। तो हम बनाते हैं R5 दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और इसके बाद 2, 3
1,3 और एक बार 2 को डालते हैं 2,1 एंड 3,1। ध्यान से देखो 1,3 है, 3,1 है, 2,1 है, 1,2 है आपका, एंड यहां पर ओके ये तो सिमेट्रिक भी हो रहा है 1,2, 2,1, 2,3, 3,2 नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक, सही है। अब इसके बाद हमें ये चेक करना रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं अगर ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। अब थोड़ा फास्ट हम करेंगे, आप सीख गए हैं किस तरह से हम कर रहे हैं। तो डबलेट्स तो होंगे ही, इन्हें तो चेक ही नहीं करना। 1,2, 2,3, 1,3 यहां प्रेजेंट है, 2 से स्टार्ट होने वाला एक और है 1,2, 2,1, 1,1 यहां प्रेजेंट है, ये है 2,3 और 3 से स्टार्ट होने वाला ओके 2,3, 3,1, तो 2,1 यहां पर प्रेजेंट है आपका, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,1, 1,1 यहां प्रेजेंट है, ये भी हो गया आपका। 2,1, 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 से स्टार्ट होने वाला एक तो ये है 2,1, 1,2, 2,2 यहां प्रेजेंट है, और 2,1, 1,3, 2,3 यहां प्रेजेंट नहीं है, यानी ये वाला ट्रांजिटिव नहीं होगा इसमें। तो आप कहोगे यहां पर आपका 2,3 ओके, आई थिंक 2,3 भी यहां प्रेजेंट है एग्जैक्टली 2,1, 1,3, तो यहां पे 2,3 भी प्रेजेंट है, तो ये भी हो गया। इसके बाद 3,1 एंड 1 से स्टार्ट होने वाला 1,2, तो 3,2 यहां प्रेजेंट, ये वाला प्रेजेंट नहीं है, 3,2 यहां पर प्रेजेंट नहीं है, वो वाला तो यहां पे हो रहा है। तो हम यहां पे कहेंगे कि यहां पर 2,3 belongs to R5 but 3,2 does not belongs to R5, so not symmetric, ये हमें चाहिए, ये तो सही हो रहा है। अब इसके बाद हम बात करें कि 3,1 belongs to R5 and 1,2 belongs to R5 but 3,2 does not belongs to R5, सो नॉट ट्रांजिटिव, ये वाला नहीं होगा अपने उस कंडीशन में, क्योंकि हमें जो भी रिलेशन चाहिए वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, लेकिन ये वाला ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बनाते हैं R6 रिलेशन, R6 बनाते हैं। ये पहले वाले तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, 2,2, 3,3, इसके बाद 1,2, 2,3, 1,3। अब हम इन दो पेयर्स को ऐड करते हैं 3,1 एंड 3,2। ओके चेक करते हैं, देखिए यहां पे 2,3 है, 3,2 है, 1,2 है, बट 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो ये नहीं है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं इसको, पहले लिख दो इसको 1,2 belongs to R6 but 2,1 does not belongs to R6, so not symmetric। बढ़िया, ये सिमेट्रिक नहीं है आपका। इसके बाद डबलेट्स को तो ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना, ये होते हैं यहां पर 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला 1,3 यहां प्रेजेंट है, इसके अलावा 2 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये हो गया 2,3, 3,1, यहां पर 2,1 प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल मिल गया हमें। हम कहेंगे कि 2,3 belongs to R6 and 3,1 belongs to R6 but 2,1 does not belongs to R6, so R is not transitive, यानी कि ये जो R है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये वाला रिलेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव हमें चाहिए। इसके बाद एक और पेयर यहां पे बन सकता है, दैट इज R7। हमने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले लेंगे इसमें 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3, 1,3, इन दोनों को 2,1 एंड 3,2 चेक करिए। अब देखिए यहां पर 1,2 है, 2,1 है, 2,3 है, 3,2 है, 1,3 है, लेकिन 3,1 यहां नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक, बढ़िया है। इसके बाद
इसके बाद हम यहां पर चेक करें तो ट्रांजिटिव के लिए इसको पहले लिख देते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए कि 1,3 belongs to R7 but 3,1 does not belongs to R7 so not symmetric। ये हमें चाहिए तो ये वाली कंडीशन तो पहले हम रख रहे हैं। इसके बाद डबलेट्स तो ट्रांजिटिव होते ही हैं। 1,2 2,3 1,3 प्रेजेंट है, 2,3 2,3 2,1 यहां पे आपका ओके आई थिंक 2,3 3,2 2,2 यहां पर प्रेजेंट है, 1,3 3,2 यहां पर 1,2 वो भी प्रेजेंट है, 2,1 एंड 2,1 एंड 1,2 2,2 यहां पर प्रेजेंट है आपका, तो ये भी हो गया 3,2 3,2 2 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स, एक तो ये है 2,1 और एक है ये 2,3, एक तो 3,1 यहां होना चाहिए जो आई थिंक यहां पर नहीं है, तो ये वाला हो गया नॉट ट्रांजिटिव। जब हम इस ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर रहे हैं ना 2 से स्टार्ट होने वालों में, एक ये है एक ये है, तो 3,1 यहां नहीं है, 3,3 यहां पर हो गया है, तो हम कहेंगे यहां पर कि आपका here 3,2 belongs to R7 and 2,1 belongs to R7 but 3,1 does not belongs to R7 so not transitive। ये भी ट्रांजिटिव नहीं है आपका। अब ये ही वो रिलेशंस हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव होंगे, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए हमने बना करके देखे, क्योंकि देखिए यहां बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं बट उसने स्पेसिफिक कर दिया कि ये दोनों उसमें होने चाहिए, वो हमने ऐड कर लिए, तो उसको ट्रांजिटिव करने के लिए यहां 1,3 होना चाहिए था। उसके अलावा बच जाते हैं 3 पेयर्स, एक तो वो पहला खुद ही हो गया सबसे छोटा वाला, उसके बाद हमने फिर एक एक करके इनको ऐड किया, फिर 2-2 के पेयर्स उसमें ऐड किए। अब 3 का पेयर पूछे आप सर क्यों ऐड नहीं कर रहे, अगर मैंने तीनों को ऐड कर दिया, अगर मैंने तीनों को ऐड कर दिया तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फिर सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और सिमेट्रिक हमें नहीं चाहिए, उसने कहा नॉट सिमेट्रिक। अब इसमें देखो कितने आ रहे हैं आपके जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, एक तो ये पहले वाला रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, एक ये दूसरे वाला नॉट ट्रांजिटिव ये नहीं है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एक ये R4 वाला नॉट ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव, केवल 3 है R1 R2 एंड R4, और यही तो हमें शो करना था कि यहां पर द रिलेशंस ऑन कंटेनिंग 1,2 2,3 विच आर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक आर 3। आप कहेंगे यहां पर कह देंगे कि रिलेशंस ऑन ए containing 1,2 2,3 which are reflexive and transitive but not symmetric, वो हमने कितने निकाल दिए, R1 R2 एंड R4, दैट मीन्स 3, कि ये 3 हैं आपके, और यही तो हमें शो करना था कि वो जो हमारे पास रिलेशंस हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होंगे बट सिमेट्रिक नहीं होंगे ऑन ए, जिसमें 1 2 2 3 होगा, वो आपके 3 यहां पर बन रहे हैं। नाउ एग्जांपल 24 देखिए, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3। इस सेट 1 2 3 में जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर 1,2 2,1 होना चाहिए, वो हमारे केवल यहां पर 2 हैं, ये हमें शो करना है। अब आप सोचो कि रिलेशन किस पर, 1 2 3 से 1 2 3 पर, यानी पहला एलिमेंट भी 1 2 3 से लेना है और दूसरा एलिमेंट भी 1 2 3 से लेना है। मैं इस सेट को हम इस सेट को नाम दे रहे हैं सम A दैट इज इक्वल टू 1 2 3। तो जो R है वो किसका सबसेट होगा, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी जो भी रिलेशंस बनेंगे वो A क्रॉस A में से बनेंगे। तो पहले हम A क्रॉस A फाइंड आउट कर लेते हैं।
वो क्या हो जाएगी 1,1, 1,2, 1,3, ये हमारी आपकी एक रो से आ गई। फिर उसके बाद 2,1, 2,2 एंड 2,3, उसके बाद 3,1 एंड 3,3। जो भी रिलेशन आएगा वो यहां से आएगा। इक्विवेलेंस होने का मतलब है उसको रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, उसको सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, उसको ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम बना करके देखते हैं। सबसे पहला हम यहां पर बनाते हैं एक R1 रिलेशन। अगर उसको रिफ्लेक्सिव होना है तो उसमें सभी डबलेट्स होने चाहिए, और वो कह रहा है कि उसके अंदर वो वाले पेयर्स यानी 1,2 और 2,1 ये होना चाहिए उसमें। अब आप ध्यान से देखें तो 1,1 आ गया, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1 आ गया। एक बार तो ना इसको ही चेक कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव है, 1,2, 2,1 सिमेट्रिक है, 1,2, 2,2, 2,1, 1,1 और 2,1, 1,2 और 2,2 भी यहां पर प्रेजेंट है, यानी ये पेयर्स भी आपके ट्रांजिटिव हैं। तो यहां पे कह देंगे हम कि R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी पहले वाला यही हो गया, और ये सबसे छोटा भी है, ये सबसे छोटा है जिसके अंदर ये वाले सेट यहां पर प्रेजेंट है। अब R2 बनाता हूं मैं। R2 मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए ये तो उसमें होने ही चाहिए। उसके बाद यहां पे जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बच गए हैं उनमें से किसी को ऐड करेंगे। 1,2, 2,1। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बचा हुआ 1,3। अगर मैं इसमें 1,3 ऐड करता हूं तो 3,1 भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर इसको क्या होना है, आपका सिमेट्रिक होना है, तो 1,3 के साथ मुझे 3,1 को भी यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव इसको मैं चेक कर लेता हूं कि मैं कह रहा हूं यहां पे 1,2, 2,1, 1,1 ये तो है। अब इसमें आप ले लो आपका क्या 2,1, ये है 2,1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1,3, 2,1, 1,3, यहां पे होना चाहिए 2,3 जो यहां पर प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां पे आप कह दोगे, यहां पे कह देंगे हम कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक भी है। आप कहोगे कि यहां 2,1 बिलोंग्स टू R2 एंड 1,3 belongs to R2, but 2,3 does not belongs to R2, so not transitive. Transitive नहीं है, so not equivalence. That means R2 is not equivalence relation. R2 जो है वो आपका एक equivalence relation नहीं है। अब equivalence relation ये नहीं है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं R3 की। देखिए अभी वो क्या कह रहा था, R3 में 2,3 नहीं था, तो हमारे पास ये दो पेयर्स बचे भी तो हुए हैं। अभी ना हम इन दोनों को और चेक कर लेते हैं अलग से डाल करके। तो यहां 1,1, 2,2, 3,3, और देखिए हमने जब इन दोनों को डाला तो नहीं हुआ, अब इन दोनों को और डाल देते हैं इसमें। ध्यान से देखिए 2,3 और 3,2। चलिए करते हैं। रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हम इसको चेक कर लेंगे। 1,2, 2,3, 1,3 यहां नहीं है, सो नॉट ट्रांजिटिव। आप कहोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R3 एंड 2,3 belongs to R3, but 1,3 does not belongs to R3, so not transitive. ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, so that means R3 is not an equivalence relation, कि जो R3 है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब आप सोचें कि ये चार ही ऑर्डर्ड पेयर्स थे, दो को मैंने एक बार डाल के देख लिया, दो को मैंने एक बार डाल के देख लिया। अब अगर मैं इसको रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव बनाना चाहूं
तो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, मैं इस ए को R4 बना रहा हूं, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 और मैं 2,3 और 3,2 ऐड करता हूं, तो यहां पर क्या होना चाहिए आपका 1,3 होना चाहिए। और अगर मैं इसमें 1,3 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। और आप अगर ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ गया। दैट मीन्स वो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। आप कह सकते हैं यहां पर आपका सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो यहां पूरा ए क्रॉस ए आ गया। तो ये तो डेफिनेटली आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी है, ये आपका तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स R4 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमने, आप ध्यान से देखो तो इस पर रिलेशंस बनाए जिसके अंदर 1,2 2,1 था, तो उनमें से कितने इक्विवेलेंस आए हैं, केवल 2 आए हैं। तो आप यहां पे कहेंगे कि रिलेशंस ऑन 1 2 3, या फिर मैं कहूं इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन 1 2 3 कंटेनिंग, जिनके अंदर आपका क्या है 1,2 एंड 2,1 है, 1,2 एंड 2,1 R2, वो क्या है R1 एंड R4। दैट मीन्स 2 इन नंबर। और यही तो हमें शो करना था कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स को कंटेन करने वाले जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो एक तो R1 बना है और एक R4 जो पूरा है, वो सबसे छोटा ये सबसे बड़ा। और इसके अलावा आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को डाल करके चेक कर लेना, ट्रांजिटिव नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। सो ये केवल 2 यहां पर बन पाएंगे, ये हमने शो कर दिया। नाउ एग्जांपल 25 देखिए, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है जिसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। और किस तरह से है आइडेंटिटी फंक्शन कि हम आइडेंटिटी फंक्शन में अगर x डालते हैं तो हमें x ही मिलता है, मतलब 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे 2, 3 डालोगे 3, हर एक उस x के लिए जो नेचुरल नंबर से आता है। यानी अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो वही वैल्यू आपको मिलेगी। तो शो दैट ऑल्सो in इज ऑन टू, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो ऑन टू है, यानी कोडोमेन के हर एक n के लिए हमें एक प्री इमेज मिल जाएगी। इसके बाद वो कह रहा है कि 2 आइडेंटिटी फंक्शंस का जो सम है सेम डोमेन और कोडोमेन पर वो ऑन टू नहीं है। तो 2 क्वेश्चंस हैं। पहले हम पहले वाले को दिखाते हैं। पहले उसकी ना एक एरो डायग्राम से हम आपके माइंड में एक इमेज क्लियर करते हैं कि वो ऑन टू है, फिर हम बताएंगे कि लिखना कैसे है। तो आप समझो, मैं इसका बनाता हूं एरो डायग्राम। यहां पर भी नेचुरल नंबर है और यहां पर भी नेचुरल नंबर है, और यहां से यहां in डिफाइंड है आपका, inx इज इक्वल टू x, यानी 1 डालोगे तो 1 से मैप करेगा, 2 डालोगे 2 से मैप करेगा, 3 डालोगे 3 से, 4 डालोगे 4 से। तो आप ध्यान से देखो तो यहां के हर एक नेचुरल नंबर के लिए मुझे एक प्री इमेज मिल रही है, और जब मुझे यहां के हर एक नंबर के लिए प्री इमेज मिल रही है, दैट मीन्स मेरा जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो ऑन टू है। अब इसे लिखेंगे कैसे, जरा चेक करिए। 4 ऑन टू, हम क्या करते हैं, हम इसको सम fx कह दें थोड़ी देर के लिए। हम fx को किसके इक्वल रख लेते हैं, हम fx को y के इक्वल रख लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू y। और फिर यहां से y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ, सॉरी x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। हम कहेंगे फॉर एवरी y, कि यहां पर जो y है, यहां पर जब x रख रहे हैं फंक्शन में तो y मिल रहा है, तो यहां के हर एक y के लिए मुझे x मिल रहा है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n डोमेन, यानी कि हर एक उस y को यहां पे रख दो। देखो y की वैल्यू 1 लोगे, यहां रख दी, x की वैल्यू क्या आई 1,
तो उसकी प्री इमेज 1 हो गई, 2 रखोगे तो प्री इमेज 2 आ गई, 3 की प्री इमेज 3 आ गई, यानी हर एक नंबर की प्री इमेज वो खुद ही होगा। तो मतलब हमें प्री इमेज मिल रही है सच दैट कि फंक्शन में यदि हम एफ एक्स रखते हैं तो हमें y मिल जाता है। सो f इज ऑन टू, या फिर कह सकते हो हाँ f इज ऑन टू, दैट मीन्स INX इज ऑन टू, कि हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो ऑन टू है। अगला जो क्वेश्चन है ये किस तरह से है कि IN प्लस IN दो आइडेंटिटी फंक्शंस को ऐड करेंगे तो वो होगा INX प्लस INX, दैट मीन्स कि x प्लस x इज इक्वल टू 2x। इसे नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए gx, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम यहां पे करते हैं, ध्यान से देखो कि इसका भी एक एरो डायग्राम बनाते हैं, यहां पे n, यहां पे n, और यहां पे इनका जो सम है दैट इज gx कह रहे हैं हम उसे 1 रखेंगे तो वो आपका किससे मैप करेगा, 1 अगर यहां रखोगे तो वो 2 से मैप करेगा, 2 रखोगे 4 से, 3 रखोगे 6 से। यहां ध्यान से देखो 3 दिख रहा है आपको, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। आप यहां पे कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है आपका, आप कह दोगे 4 ऑन टू आप कर रहे हो इसे, 3 बिलोंग्स टू n, कोडोमेन डू नॉट हैव अ प्री इमेज, do not have a pre-image, so f is not onto, I'm sorry, so g is not onto। या फिर अगर इसे आप और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो दूसरे तरीके से आप इसे और कैसे लिख सकते हैं भाई, हम कैसे पता लगाते हैं, ऐसे करके, तो gx को हमने रख दिया y के इक्वल, gx को y के इक्वल रख देंगे, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू y, इसको इधर ले आओ, x इज इक्वल टू y बाई 2, यानी यहां पर जो x है उसके लिए y मिलता है हमें, तो यहां के हर एक y के लिए प्री इमेज x नहीं मिलेगा आपको डोमेन में। हम कह देते हैं कैसे, फॉर y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू बिलोंग्स टू n कोडोमेन, कि हमने कोडोमेन से y की वैल्यू क्या ले ली 1, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब बताओ क्या यहां पे x 1/2 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1/2 नहीं होगा, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n डोमेन। अब कह दो सो f इज नॉट ऑन टू, आई एम सॉरी, सो g इज नॉट ऑन टू। तो हमने शो कर दिया कि जो पहले वाला आइडेंटिटी फंक्शन है वो ऑन टू होगा, बट जो दूसरे वाला है इनका सम वो ऑन टू नहीं होगा। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल 26 देखिए, कंसीडर द फंक्शन f, डोमेन है 0 to π/2 to r, गिवन बाई fx इज इक्वल टू sin x एंड gx इज इक्वल टू cos x। तो f एंड g 1 है, लेकिन उनका एडिशन जो है वो एक 1 फंक्शन नहीं है। पहली बात तो आप ये समझें कि जो sin x और cos x हैं वो अपनी नेचुरल डोमेन पर 1 नहीं होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि sin x के लिए उसकी डोमेन होती है रियल नंबर, और उसकी कोडोमेन जहां वैल्यू रेंज मिलेगी -1 से 1, 0 पर भी 0 होगा, पाई पर भी 0 होगा, 2 पाई पर भी 0 होगा, n पाई पर 0 होता है, यानी कई पॉइंट्स पर एक ही वैल्यू मिल रही है, वो 1 नहीं होता। लेकिन उसकी डोमेन पूरी ना लेकर के हमने उसका एक हिस्सा लिया है 0 से π/2। मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो साइन का ग्राफ, साइन 0 पर 0 होता है, यहां π/2, यहां पाई, यहां 3π/2 और यहां पर 2 पाई। तो 0 पर 0 होता है और π/2 पे होता है 1, पाई पर फिर से 0। तो 0 से π/2 पर आप देखो तो यहां इस वाले ग्राफ में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो यहां पर ये 1 है आपका इस पर्टिकुलर में। सिमिलरली cos x की बात करें तो 0 से π/2 वो भी 1 आपका हो जाएगा, बट अपनी नेचुरल डोमेन में वो 1 नहीं होते। अब ये हमें पता चल गया कि इस डोमेन में आपके जो फंक्शन है f और g वो 1 है। हम उन्हें लिखेंगे कैसे, हम कैसे करते हैं कि हम यहां से x1 x2 दो पॉइंट मानते हैं डोमेन में से, x1 की इमेज fx1, इसकी इमेज fx2, फिर हम कहते हैं कि fx1 और fx2 बराबर हैं,
तो x1 और x2 दो की एक इमेज हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। हम अंदर से रिजल्ट निकालेंगे कि x1 और x2 भी बराबर हैं, तो एक एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी, फिर आपका ये यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हम करते हैं 4 1 1। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन 0 π/2। अब 0 π/2 से हैं ये आपके, सच दैट कि fx1 fx2 के बराबर है आपका, मतलब sin x1 इज इक्वल टू साइन x2। तो यहां से अगर इनकी साइन वैल्यू इक्वल है तो वो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और ये केस तभी पॉसिबल है जब आपके जो वो एलिमेंट्स हैं वो 0 से π/2 है। अगर उसके अलावा होता है तो फिर बहुत सारे केस पॉसिबल हो जाएंगे, लेकिन वो 0 से π/2 है, तो sin x1 sin x2 के तो x1 x2 के बराबर आ गया। सो f इज 1 1, हम कह सकते हैं f इज 1 1। इसके बाद हम करते हैं 4। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, g के बारे में। gx इज इक्वल टू cos x। यहां पे करते हैं 4 1 1। ध्यान से देखिए, तो हम मान लेंगे लेट x1 x2। सेम तरीका लिखने का, अब हमें पता तो चल ही गया है कि वो आपके 1 1 है, तो केवल लिखना है यहां पर सच दैट कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है आपका। दैट मींस cos x1 इज इक्वल टू cos x2। अगर cos x1 cos x2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। सो g इज 1 1। तो हमने f को भी 1 1 दिखा दिया और g को भी 1 1 दिखा दिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहां पर कि f प्लस g का क्या बिहेवियर होगा। तो f प्लस g की हम बात करेंगे यहां पर। देखिए f प्लस g ऑफ x कह देते हैं हम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो fx प्लस gx, यानी कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब इसकी जो यहां पर भी वैल्यू हम बात करते हैं, तो यहां पर हम 0 से π/2 पर बात कर रहे हैं। तो मैं यहां दो वैल्यूज ले लेता हूं। मैं यहां इसकी वैल्यू निकालता हूं किस पर, 0 पर निकाल देता हूं एक तो यहां पे आ गया sin 0 प्लस cos 0। sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। और f प्लस g ऑफ π/2 निकाल दीजिए आप। π/2 यहां आ जाएगा sin π/2 प्लस cos π/2। अब sin π/2 होता है 1, cos π/2 0 1, यानी दो एलिमेंट्स की, यहां पे कहेंगे दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है। यहां पे हमारा जो डोमेन है उसमें 0 है π/2 है, दोनों एक से ही मैप कर रहे हैं, तो ये तो 1 1 नहीं है। दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। आप कहेंगे 0 एंड π/2 हैव सेम इमेज, सो f प्लस g इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है, ये एक मैनी वन फंक्शन आपका हो जाएगा। तो आपने देखा जब 0 से π/2 था तो sin x cos x भी 1 1 आ गए हैं। मतलब अगर आप देखो, इससे यहां एक कंसेप्ट और बिल्ड होता है कि अगर हमें sin x cos x 1 1 नहीं होते, उन्हें 1 1 बनाना हो तो हमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इस कंसेप्ट का यूज हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो यहां पे अगर हमें उन्हें 1 1 बनाना होता है तो उनकी डोमेन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर हम उनकी डोमेन का एक छोटा हिस्सा लें जिस पर उनकी एक यूनिक इमेज मिले, तो हम किसी मैनी वन फंक्शन को 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे साइन कॉस को यहां पर कर दिया है। तो 1 1 दिखाया, यहां नहीं है 1 1 क्योंकि 2 पर एक इमेज मिल रही है।